काली ननद की घमंडी भाभी। अरे भाभी, ये क्या? आप दोनों रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो आप दोनों के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। आप ये काम छोड़िए और जाकर आराम करिए। मैं खाना बना दूंगी सबके लिए। नहीं काजल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाना बना लेंगे। अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, आप जाकर आराम करिए, खाना मैं बना दूंगी। अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं और सलोनी जाकर आराम करते हैं। काजल के कहने पर सलोनी और प्रिया जाकर आराम करने लगती है और काजल खाना बनाने में लग जाती है। काजल के दोनों भाई अमित और सुमित की अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। काजल अपनी दोनों भाभी सलोनी और प्रिया को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन सलोनी और प्रिया काजल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सलोनी और प्रिया दिखने में काफी सुंदर और गोरे होते हैं, लेकिन वहीं काजल दिखने में काफी काली होती है, जिस वजह से सलोनी और प्रिया काजल को पसंद नहीं करते हैं। अरे भाभी, ये क्या? आपने इतना सब कुछ बाहर से क्यों मंगवाया है? कोई स्पेशल आने वाला है क्या? हाँ काजल, आज हमने घर पर किटी पार्टी रखी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। ये सब मैंने उन्हीं के लिए ही मंगवाया है। वाह भाभी, फिर तो किटी पार्टी में बहुत मजा आएगा ना। एक काम करते हैं, हम लोग किटी पार्टी में बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। मुझे बहुत सारे गेम्स पता है। एक मिनट काजल, हम लोग से मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? काजल, ये पार्टी हमारी और हमारे फ्रेंड्स की है, ना कि तुम्हारी। देखो काजल, बुरा मत मानना, हमारी सारी फ्रेंड्स हमारी तरह बिल्कुल सुंदर हैं। लेकिन तुम तो अपने बारे में जानती हो ना, अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारी ननद इतनी काली है तो हमारा कितना मजाक बनेगा, जरा सोचो। सॉरी भाभी, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे रंग से आप लोगों का मजाक बन सकता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी भाभी का कोई मजाक उड़ाए। मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगी, आप फिक्र मत करिए। सलोनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर पढ़ाई करते करते रोने लगती है। लेकिन सलोनी और प्रिया को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस किटी पार्टी एंजॉय करने में लगी होती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक काजल की माँ सरोज की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। सलोनी, प्रिया, मेरे जाने के बाद मेरी काजल का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना। ये क्या कह रही है माँ आप? आपको कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काजल, मेरी बच्ची, मेरे जाने का वक्त आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद सरोज अपनी आखिरी सांसें लेती है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सारा परिवार बहुत रोता है। और समय बीतने के साथ साथ काजल अपनी माँ के जाने के गम से उभरने लगती है और दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, क्योंकि काजल का सपना एक आईपीएस ऑफिसर बनने का होता है। इसलिए वो दिन रात खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ काजल के दोनों भाई अमित और सुमित की भी दूसरे शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, जिसके चलते अमित और सुमित दोनों ही दूसरे शहर रवाना हो जाते हैं, जिसका पूरा फायदा अब प्रिया और सलोनी मिलकर उठाते हैं। अब तो इस पूरे घर पर सिर्फ हमारा राज है। माँ जी तो स्वर्गवास सिधार गई और ये शहर चले गए। अब हम यहाँ रानियों की तरह जिंदगी जिएंगे और हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन उस काजल का क्या करें? वो तो है, देखा नहीं दिन रात कैसी किताबों में लगी रहती है। मैं तो कह रही हूँ कि मुझे तो डर है, कल को कहीं ज्यादा पढ़ लिख कर ये हमारे ही सर पर नाचने ना लगे। इसलिए इससे पहले ऐसा कुछ भी हो, इसकी पढ़ाई ही हम बंद करवा देते हैं। इतना कहकर प्रिया और सलोनी दोनों ही काजल के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि काजल पढ़ाई कर रही होती है। ससुराल में चूल्हा चौकी काम आता है, ना कि ये किताबें। इन किताबों को बंद कर और घर के कुछ काम काज में ध्यान दे। पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। भाभी, मेरे 2 महीने में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बस थोड़ी देर और, फिर मैं घर के सारे काम कर दूंगी। एग्जाम देकर करेगी भी क्या? तुझे क्या लगता है कि कोई तेरी ये काली शक्ल देखकर तुझे जॉब पर रखेगा? अरे पढ़ाई के साथ साथ इंसान की पर्सनालिटी भी जरूरी होती है, जो तेरे में 1% भी नहीं है। इसलिए ये पढ़ाई वढ़ाई करना छोड़ और घर के कामकाज में ध्यान दे। घर के कामकाज आते होंगे तो कम से कम तुझसे कोई शादी तो करेगा। लेकिन अगर कामकाज भी नहीं आते होंगे तो कौन तुझसे शादी करेगा? जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर बोझ बनकर रहेगी? भाभी, किसने कहा कि काले लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती?
या काले लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। मैं आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ और मैं आईपीएस ऑफिसर जरूर बनकर दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखा प्रिया, इसकी अभी से कैसे जुबान कैची की तरह चल रही है। अभी तो ये ऑफिसर बनी भी नहीं है तो इतना जुबान लड़ा रही है। कल को आईपीएस ऑफिसर बन गई तो हमारा तो जीना ही हराम कर देगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, इसकी सारी किताबें ही जला दो, ना रहेगी किताबें और ना होगी पढ़ाई। सलोनी और प्रिया काजल की किताबें जलाने लगती है। काजल अपनी दोनों भाभियों के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए किताबें ना जलाने की विनती करती है, लेकिन प्रिया और सलोनी को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और वो देखते ही देखते काजल की सारी किताबें जला देती है और वहाँ से चली जाती है। काजल पर दिन प्रतिदिन प्रिया और सलोनी के जुल्म बढ़ते ही जा रहे होते हैं। वहीं प्रिया और सलोनी पूरा दिन घर पर आराम करती है और काजल से दिन भर साफ सफाई करवाती है। पर काजल की माँ सरोज चाहती थी कि काजल एक आईपीएस ऑफिसर बने और काजल को वो सारे पल याद आते हैं जब उसकी माँ उसे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सपोर्ट करती थी। पर इन सारी बातों को याद करते हुए काजल रोने लगती है। पर काजल को अभी समझ आ जाता है कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करेगी। इसलिए काजल रात होते ही अपने घर से कुछ पैसे चुरा लेती है और घर छोड़कर भाग जाती है और एक हॉस्टल में रहकर आईपीएस की तैयारी करने लगती है। न जाने क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार और परवरिश में, जो मेरी बहन ने ऐसा कदम उठाया। काजल की वजह से आज हमारी समाज में कहीं इज्जत नहीं रही। मैंने तो कहा ही था आपसे कि इसकी शादी करवा दो, लेकिन नहीं, अब देखा भाग गई ना किसी के साथ। ये सब आप दोनों के लाड़ प्यार का नतीजा है। हमने तो मना किया था, लेकिन आप फिर भी नहीं माने। देख लिया ना अब क्या हो गया। प्रिया और सलोनी काजल के दोनों भाई अमित और सुमित को काजल के खिलाफ झूठी झूठी बातें करके उसे भड़का देते हैं और उनके दिल में काजल के लिए नफरत पैदा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और अगले एग्जाम को क्लियर करती है, जिससे काजल की बहुत अच्छी रैंक आती है और काजल आज एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। काजल आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद अपने भाई और भाभी से मिलने जाती है। काजल को आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। काजल, तुम तो घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई थी ना? तो ये सब क्या है? भैया, मैं भागी तो जरूर थी, लेकिन किसी लड़के के लिए नहीं, अपने सपने को पूरा करने के लिए। भाभी ने मेरी सारी किताबें जला दी थी और मुझसे घर का काम करवाती थी, लेकिन मैंने माँ की सपने को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया और आज जब मैं कामयाब हो गई तो मैं वापस लौटी हूँ। काजल की बात सुनकर सुमित और अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया और सलोनी को इस बारे में बहुत सुनाते हैं। हमारी बहन को भागना पड़ा और न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों काजल को अपनी बेटी की तरह पालोगे, लेकिन तुमने तो मेरी बहन की इतनी बुरी हालत कर दी। तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए शर्म आती है हम लोगों को? निकल जाओ यहाँ से, दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ से और आइंदा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। हमें माफ कर दीजिए। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भैया प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। काजल की बातें सुनकर अमित और सुमित प्रिया और सलोनी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद प्रिया और सलोनी हाथ जोड़कर काजल से माफी मांगते हैं। काजल आंखों में पछतावे के आंसू देखकर अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल अपनी ड्यूटी करती है और उसकी दोनों भाभियां काजल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। सुमित्रा देवी अपने दोनों बेटों कार्तिक और सुनील की शादी गरीब घर की दिव्या और काजल से करके उन्हें बहू बनाकर ले आती है। जानवी बहू, ये लो आरती की थाली, आगे आओ और अपनी दोनों देवरानियों का स्वागत करो। मम्मी जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं इन जैसी काली कलूटी देवरानियों का स्वागत करूंगी? और मैंने कितनी बार कहा है ना कि मुझे बहू मत कहा कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भूल गई है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं बस कुछ महीने इस घर में और हूँ, फिर ना तो मैं आपकी बहू रहूंगी, ना किसी की बीवी, और ना ही इन जैसी काली कलूटी देवरानियों की जेठानी। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है और सुमित्रा आंसू पोंछकर दिव्या और काजल का गृह प्रवेश कराती है। काजल बहू, दिव्या बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। वो सब तो ठीक है माँ जी, मगर जेठानी जी किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी? माफ कीजिएगा माँ जी, हमारा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अरे नहीं नहीं बहुओं, अब तुम दोनों इस घर का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें इस घर परिवार के बारे में जानने का पूरा हक है।
इसके बाद सुमित्रा काजल और दिव्या को अपनी अमीर घमंडी बहू के बारे में बताती है। जानवी और उसके अमीर पिता रणजीत रॉय के बीच बहस चल रही थी। जानवी, तुम्हारे जिद की वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ। तुम्हें तब तक मेरे बैंक अकाउंट से 1 रुपए भी नहीं मिलने वाले हैं जब तक कि तुम शादी के लिए हाँ नहीं कह देती। Why don't understand डैड? मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं जिसे मैं जानती नहीं? मगर तुम अपने पिता को तो जानती हो ना? हाँ, यश बहुत इज्जतदार और शरीफ लड़का है। अब तक तुमने बहुत से रिश्ते रिजेक्ट किए हैं। अगर तुमने इस बार शादी के लिए मना किया तो मैं सारी जायदाद गरीबों में दान कर दूंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये सुनकर जानवी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद यश से उसकी शादी हो जाती है। आओ जानवी बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। मम्मी जी, मैं इस झोपड़पट्टी जैसे घर में ये घिसे पिटे रस्म निभाने नहीं आई। बस 1 साल की बात है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, डैडी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर तुम गरीबों से मेरा पीछा छूटेगा। यश बेटा, ये बहू क्या कह रही है? माँ, जानवी ठीक कह रही है। उसने फेरे होने से पहले मुझसे पेपर पर साइन कराया था। हम बस 1 साल के लिए पति पत्नी हैं। 6 महीने हो गए हैं जानवी को इस घर की बहू बनकर आए, मगर इस घर को और मेरे यश को उसने अपना समझा ही नहीं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम आ गई है ना। हम दोनों आपसे वादा करती हैं, हम यश भैया के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे और ना इस घर को बिखरने देंगे। क्या काजल और दिव्या अपनी सास को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएंगी? क्या वो अपनी गोरी घमंडी जेठानी को बदल पाएंगी? ससुराल के पहले दिन से ही काजल और दिव्या सारा काम कर सभी के लिए पहली रसोई में अच्छा खाना बनाती है। तभी जानवी खाने के मेज पर आकर बैठ जाती है। जेठानी जी, आ गई आप? मैं बस आपको ही बुलाने जा रही थी। मैं खाना परोसती हूँ। जैसे ही काजल अपनी जेठानी को खाना परोसती है, जानवी गुस्से में खाने से भरी प्लेट जमीन पर फेंक देती है। जेठानी जी, इस तरह से अन्न का अनादर करना ठीक नहीं। आखिर आप इतनी घमंडी क्यों हैं? ये सुनकर जानवी गुस्से में काजल को खींचकर चांटा मार देती है। 2 कौड़ी की काली कलूटी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैंने तुझसे खाना मांगा था क्या? फिर किससे पूछकर तूने मेरी प्लेट में अपने गंदे काले हाथों से खाना परोसा? बस बहुत हो गया जानवी भाभी। खबरदार जो मेरी काजल से इस तरह से बात की तो। आखिर आप खुद को समझती क्या हो? हाँ, और एक बात, मेरी काजल जैसी भी है आपसे लाख गुना अच्छी है। अपनी काली देवरानी की तारीफ सुनकर जानवी चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से वक्त बीतता है। फिर एक दिन जानवी कहती है, काजल, अरे ओ काजल, दिव्या, दिव्या, अरे ओ मेरी काली कलूटी देवरानियों। जेठानी जी, काजल नहा रही हैं। कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। ये लो, जल्दी से मेरी ये ड्रेस प्रेस कर दो। मुझे एक पार्टी में जाना है। तब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। जी ठीक है जेठानी जी। दिव्या अपनी जेठानी के कपड़े प्रेस कर देती है। तभी सुमित्रा उसे आवाज लगाती है, छोटी बहू कहाँ है तू? जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आई माँ जी, जेठानी जी के कपड़े तो प्रेस हो गए। माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ। दिव्या जल्दी से प्रेस का बटन बंद करके किचन में आकर चाय बनाने लग। तभी जानवी बाथरूम से आ जाती है। ये ब्लैक टी कहाँ चली गई? कमरे में तो है ही नहीं। इसी के साथ जानवी के दिमाग में अपनी काली देवरानी को सताने का खुराफात ख्याल आ जाता है और फिर वो जानबूझकर प्रेस से अपनी ड्रेस जला लेती है। अब आएगा मजा। मेरी ये दोनों काली कलोटी देवरानी बहुत लेक्चर झाड़ती है ना। आज उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। जानवी जली हुई ड्रेस लेकर किचन में आ जाती है और दिव्या को उसके काले रंग के लिए कोसने के साथ उसे भला बुरा कहने लगती है। जाहिल गवार कही कि तू काली कलोटी किसी काम की नहीं है। एक कपड़ा भी तुझसे ठीक से प्रेस नहीं हुआ। मेरी इतनी महंगी ड्रेस जला दी। जेठानी जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये ड्रेस अच्छे से प्रेस की थी। ये जली कैसे मुझे नहीं पता। इतने में जानवी बेचारी दिव्या के बाल खींचने लगती है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ तुम दोनों काली कलोटी देवरानी मेरे गोरे रंग से जलती हो, इसलिए तूने ये किया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ये कहकर जानवी उबलते हुए चाय में बेचारी देवरानी का हाथ डाल देती है, जिससे दिव्या के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वो दर्द से रोने लगती है। आह, माँ, मेरा हाथ। माँ जी, काजल बचाओ मुझे। हे भगवान जेठानी जी, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मैं कहती हूँ छोड़िए दिव्या को। आज तो सिर्फ हाथ जलाया है। आइंदा अगर मेरा जरा सा भी नुकसान किया तो तुझे जिंदा मार दूंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद अब काजल और दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे घर में सभी बहुत खुश होते हैं। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू।
आज तुम दोनों ने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। मुबारक हो छोटे, तुम दोनों पापा बनने वाले हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भैया, आप भी तो ताऊ जी बनने जा रहे हैं। दिव्या और काजल के गर्भवती होने के बाद सुमित्रा उनका बहुत ख्याल रखती है। वहीं उनके पति भी आने वाले बच्चे के लिए खिलौने और झूला खरीद कर ले आते हैं। इस तरह से अब गुजरते महीनों के साथ दोनों देवरानियां 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वहीं जानवी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं। एक दिन जब दिव्या और काजल हॉल में बैठी होती हैं, तभी दिव्या कहती है, आउच! दिव्या बहू, तू ठीक तो है? हाँ माँ जी, मेरे होने वाले बच्चे ने लात मारी। क्या? सचमुच? मुझे भी देखने दे। सभी को अपनी देवरानी के आने वाले बच्चे से इस कदर प्यार करता देखकर जानवी खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, देवरानी जी, क्या मैं भी तुम्हारे बेबी बम को छू सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू। भूल गई तू? एक दिन तूने अपनी इन दोनों देवरानियों को काला होने के लिए क्या क्या नहीं कहा, कि तुझे इनके काले रंग से घिन आती है। फिर आज इनके होने वाले बच्चे से इतना लगाव किस लिए? वैसे भी अब बस कुछ दिन रह गए हैं इस घर में तेरे। ऐसा मत कहिए माँ जी, अपनों से दूर जाकर आज तक कोई खुश रहा है क्या? दिव्या ठीक कह रही है माँ जी, और जब छोटे से गलती हो जाए तो ये बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें माफ कर दे। एक औरत होने के नाते इसे माफ कर भी दूं, मगर एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे भूल जाऊं? काजल बहू, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये गोरी घमंडी जेठानी है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं माँ जी, मगर यश भैया जेठानी जी से बहुत प्यार करते हैं। हमने उनकी आंखों में वो प्यार देखा है। जेठानी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। माँ बनने का एहसास बहुत ही खुशियों भरा होता है, और एक बच्चा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक पति और पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। आप एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं आप इतनी भी बुरी नहीं। अपनी देवरानी की बात सुनकर जानवी अपने किए पर पछताते हुए हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उनसे माफी मांगती है। काजल, दिव्या, हो सके तो अपनी इस घमंडी जेठानी को माफ कर देना। मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम दोनों मेरा रिश्ता टूटने से बचा रही हो, वरना अपने घमंड के कारण मैं तो अपना घर तोड़ने जा रही थी। अपनी गोरी घमंडी जेठानी को अपने प्यार भरे स्वभाव से बदलकर अपनी सास को किया हुआ वादा पूरा करती हैं। वहीं जानवी यश की पत्नी बनकर अपने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करती है।